अच्छा जी, अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की तरफ। अच्छा, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि भाई सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, सैम्पल क्या होता है, सैम्पल के करैक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, आइडियल सैम्पल क्या होना चाहिए, और फिर हमने साथ साथ में डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। अच्छा जी, अब आते हैं, मैंने पहले ही कहा कि सैम्पलिंग के हमारे पास मेजर टू टाइप्स है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपली वहाँ पर ये एक्सप्लेन भी हुआ था कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। सिर्फ सिंपली हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी, फिर डिटेल जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पढ़ ली। अब इस लेक्चर में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सही है। Non-probability sampling represent fundamental approach in research methodology where participants are selected based on specific criteria rather than random selection. तो probability sampling और non probability sampling के दरमियान सबसे मेजर डिफरेंस ही यही है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कोई ना कोई क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे जब आप पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करेंगे। ये पार्टिसिपेंट कौन होता है? पार्टिसिपेंट वही होता है जो आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट करता है, जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हैं। सिंपली यही है। सही है। अच्छा, सैम्पल क्या? सैम्पल हम किस लिए बनाते हैं? सैम्पल हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि उनसे डेटा कलेक्ट कर ले और ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में ये है कि प्रोबेबिलिटी में रैंडमनेस होती है, पता नहीं होता कि कौन इसका हिस्सा बनेगा कौन हिस्सा नहीं बनेगा, बस ब्लाइंड फोल्ड एक सिलेक्शन होती है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी में हर बंदे का चांस नहीं होता कि वो सैम्पल का हिस्सा बने, वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करे। सिर्फ वो बंदे पार्टिसिपेट कर लेते हैं या वही बंदे सैम्पल का हिस्सा बनते हैं जो स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, और वो क्राइटेरिया आपने डिफाइन की होती है लुकिंग टू योर रिसर्च मेथडोलॉजी। आपने अपने रिसर्च मेथडोलॉजी के बेस पे क्राइटेरिया डिफाइन की होती हैं और उसी क्राइटेरिया के बेस पे फिर आप पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं या सैंपल बना लेते हैं। सही है। Unlike probability sampling, these methods don't rely on probability theory and don't provide equal opportunities for all population member to be included in the study. समझ में आई बात? क्या है कि भाई यहाँ पर जिस तरह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर बंदे का, हर पॉपुलेशन में हर बंदे का इक्वल चांस होता है कि वो हिस्सा बन जाए। अच्छा जी, दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ characteristic and four main types of non-probability sampling technique. We will examine when each method is most appropriate, their advantages and limitations, and provide practical example to illustrate their application in real world research scenarios. समझ में आई बात? तो ये है, थोड़ा सा प्रीवियस की तरफ जाते हैं, एक लिंक बनाते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड तक। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया रिसर्च क्या होती है। रिसर्च सिंपली आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं टू सॉर्ट आउट, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च। या आपने गैप आइडेंटिफाई किया लिटरेचर में, कोई कमी आइडेंटिफाई की और उस कमी को पूरा करने के लिए आप साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस, ऑब्जर्वेशनल अप्रोचेस यूज़ करते हैं, उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहते हैं रिसर्च। सही है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि रिसर्च स्टार्ट कहाँ से होता है। तो रिसर्च स्टार्ट होता है प्रॉब्लम से या गैप से, दोनों आपके लिए रिसर्च बेस होती है। तो फिर आप प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि इसी प्रॉब्लम को बेस या फ्रेमवर्क बना के मैंने रिसर्च करनी है और उसी प्रॉब्लम को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आप आते हैं प्रोसेस की तरफ कि रिसर्च होता किस तरह है। सही में समझ में बात? तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, फिर आप क्या कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, फिर हाइपोथेसिस, फिर डेटा कलेक्शन एंड देन फिर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। तो ये पूरा आपका एक रिसर्च प्रोसेस है। सही है। डेटा आपके पास आता कहाँ से है? डेटा आता है सैम्पल से। सैम्पल क्या होता है? सैम्पल अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि पूरे पॉपुलेशन जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपके टारगेट पॉपुलेशन को वो सैम्पल रिप्रेजेंट करता है। सही है। सैम्पल को बनाएंगे किस तरह? सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? सैम्पलिंग टेक्निक हमारे पास वो प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के थ्रू सैम्पल बनता है।
कितने टाइप्स है सैम्पलिंग टेक्निक के? 2 टाइप्स है। कितने हैं? 2 टाइप्स में पहला कौन सा है? नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? जिसमें रैंडम सिलेक्शन होती है और कोई क्राइटेरिया नहीं होती जब आप पार्टिसिपेंट या सैंपल सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी रैंडम। उसके 4 टाइप्स हैं, सही है, सर्टिफाइड, क्लस्टर, सैंपल रैंडम एंड सिस्टमैटिक। इसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी ये है कि उसमें हम कोई क्राइटेरिया डिफाइन करते, हर बंदे की सिलेक्शन के चांसेस नहीं होते, वही पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होगा जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा। इसके कितने टाइप्स हैं? इसके भी 4 टाइप्स है। आगे पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम ये रिसर्च पढ़ रहे हैं और इसी तरह चीज़ों को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, आप जब लेक्चर देखते हैं, आपको कोई क्वेश्चन हो उसी से रिलेटेड, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं उसको क्लियर कर दूँ। अब मुझे आइडिया नहीं होता क्योंकि इट्स नॉट अ 2 वे कम्युनिकेशन। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और मैं अपने जहन से कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल बोलूँ, बट मुझे आइडिया तो नहीं हो रहा ना कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। एक ब्लाइंड अप्रोच है ना। तो आप काइंडली कंट्रीब्यूट कर ले, चीज़ों को देख ले ताकि मुझे पता चले, और क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड कर ले अगर आपको समझ नहीं, और अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। फंडामेंटल्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। की करेक्टरिस्टिक, सही है, डज नॉट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन। सबसे पहली बात कि इसमें कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं होती। ये अपोजिट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी यही है कि बस 50-50 चांस है सिलेक्शन की भी और रिजेक्शन की भी। रिलाइज ऑन द रिसर्चर जजमेंट। ये आप अपने जजमेंट से सैंपल बनाते, अपनी एक्सपर्टीज से सैंपल बनाएंगे, सही है, अपनी क्राइटेरिया के थ्रू सैंपल आप बनाएंगे। पर्पस ड्राइवन सिलेक्शन प्रोसेस। और आप ये किस तरह? पर्पस ड्राइवन सिलेक्शन प्रोसेस का क्या मतलब है? पर्पस ड्राइवन सिलेक्शन प्रोसेस का ये मतलब है कि आप किसी ख़ास पर्पस के थ्रू क्या कर लेंगे? आपने सैंपल बनाना है। पर्पस के थ्रू क्या मतलब हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो स्टडी है वो HIV पेशेंट्स पे है, समझ में आई बात? तो ये आपका पर्पस है कि आपने सिर्फ और सिर्फ HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को ही इंक्लूड करना है अपने रिसर्च में। तो पर्पसिव का मतलब ये होता है कि आप कोई ख़ास पर्पस बनाते हैं और उस पर्पस को पूरा करने के लिए आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं या सैंपल सेलेक्शन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सैम्पलिंग। नो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल पॉपुलेशन एलिमेंट्स। सही, सब पॉपुलेशन एलिमेंट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो क्या बने, वो रिसर्च का हिस्सा बने या सैंपल का हिस्सा बने। व्हेन टू यूज़, आप कब आपने नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक को यूज़ करना है। इससे पहले आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी को हम क्यों यूज़ करते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी में भी हम ये पढ़ेंगे कि वाई इन विच सर्कमस्टांसिस वी विल यूज़ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। When to use रैंडम सैम्पलिंग इज़ इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल। बाज़ सिचुएशन ऐसे होती हैं जहाँ पर रैंडमनेस नहीं हो सकती, या रैंडमनेस जो है वो आपको प्रॉपर जो रिजल्ट्स हैं या फाइंडिंग्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाएंगे। रिसर्चर बर्ज आर टाइम कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट, या आपने क्या है, टाइम कंस्ट्रेन है। टाइम मीन्स कि आपको कम टाइम दिया गया है, तो आप उसमें फिर रैंडमनेस की तरफ नहीं जा सकते। आप उसी बंदों को, उन्हीं बंदों को पार्टिसिपेशन लेंगे जो क्या हो, जो स्टडी से क्या हो, रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट है और आपने HIV पे रिसर्च करने, तो आप सबसे फिर नहीं ले सकते पार्टिसिपेंट, आप स्पेसिफिक उनको ही टारगेट करेंगे। या आपका बजट कम है, रैंडमनेस क्या होती है, रैंडमनेस में आपने ट्रैवल ज़्यादा करनी होती है, रैंडमनेस में आपने क्या करना हो, हर बंदे को आपने सेलेक्ट करना होता है, मतलब कि हर पर्सपेक्टिव आपने देखना होता है, हर जियोग्राफिकल रीजन। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता, तो अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है, बजट कम है, तो फिर भी आप नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जा सकते, अपनी आसानी के लिए, अपनी फिजिबिलिटी के लिए आप नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। एक्सप्लोरेटिव स्टडीज़, सही है। एक्सप्लोरेटिव का मतलब ये है कि सिर्फ आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, कोई कॉजल रिलेशनशिप एक्सप्लेन नहीं करना, कोई वेरिएबल्स दोनों के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपल आपने एक्सप्लोरेशन देनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है, तो आप ये परफॉर्म कर सकती है। स्टडिंग स्पेसिफिक सब ग्रुप और रेयर पॉपुलेशन, या आपने स्पेसिफिक ग्रुप्स को स्टडी करना है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि आपने अगर मलेरिया के स्पेसिफिक ग्रुप को स्टडी करना है, या आपने किसी एथनिक ग्रुप को स्टडी करना है, आपने जाना है, फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि मैंने किसी ट्राइब को स्टडी करना है। ट्राइब, जिस तरह ट्राइब्स होते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में, तो वहाँ पर रैंडमनेस की ज़रूरत नहीं होती। आप उन्हीं ट्राइब्स में
उसी ट्राइब से अपने जो जजमेंटल स्किल्स होती है उसी के मुताबिक सैंपल बनाए या पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर ले। सही है। तो ये क्या है कि सब ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप्स को आप डिस्कस करते हैं, या रेयर पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो एक स्पेसिफिक रीजन में क्या होती है, उनकी हैबिटेट होती है। जिस तरह साउथ अफ्रीकन्स के जो जंगल्स होते हैं उनमें जो लोग रहते हैं वो ब्लैक, तो उनके एक स्पेसिफिक ट्राइब होती हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। तो अगर आप उनमें स्टडी परफॉर्म करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली उनको टारगेट करें, रैंडमनेस की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? दीज मेथड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, आपको मतलब कि आसानी, फिजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, आप अपने सिग्निफिकेंस के लिए ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये होता है कि सिलेक्शन बयास। अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हैं ना, तो सिलेक्शन बयास बायस आ सकता है इसमें। मीन के हो सकता है कि आप अपने जजमेंटल स्किल्स के थ्रू किसी सही बंदे को सेलेक्ट ना करें, मतलब कि जो रिसर्च के रियल पार्टिसिपेंट हो सकते हैं उसके बजाय आप किसी और को सेलेक्ट कर ले। सही है। मतलब कि जो सिलेक्शन हो वो ठीक तरह से नहीं हो, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो, तो इसको कहते हैं सिलेक्शन बायस। सही है। तो फिर आपके फाइंडिंग्स को आपके फाइंडिंग्स की फिर वो क्या करते हैं, जो जनरलाइज फाइंडिंग होती है ना, जो यूजुअल फाइंडिंग्स होती है, उनको फिर क्या करता है कि भाई आपको फिर वो आपकी जो नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं उनको अफेक्ट करेगा। Researcher must carefully consider these trade-offs when designing their sample strategy। तो आपने ये दो चीज़ें जहन में रखनी है कि ये आपके फाइंडिंग्स को अफेक्ट करता है, आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है सिलेक्शन बायस के थ्रू। सही है। तो आपने ये कंसिडर करना है जब आपने सैंपल बनाना होता है। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सही है कि नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स कितने हैं? अच्छा, जिस तरह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स होते हैं, इसी तरह नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी मोस्टली 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला है जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग। सिलेक्शन बेस्ड ऑन द रिसर्चर एक्सपर्टीज एंड जजमेंट रिगार्डिंग विच एलिमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये जजमेंटल सैम्पलिंग जो होती हैं ये सिंपली आपके एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं कि भाई क्या क्या है कि मैं जिस बंदे को सेलेक्ट कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। आपको एग्जांपल देता हूँ कि पर्पसिव सैम्पलिंग आप किस तरह करेंगे। अगर आपकी स्टडी स्पेसिफिकली मेल्स के ऊपर है, जेंडर्स आपने क्या सेलेक्ट किया, मेल। सही है। एज ग्रुप आपने क्या सेलेक्ट किया, 15 से लेकर 25 तक। आपने रीज़न क्या सेलेक्ट किया, ओरल हाइजीन। सही है। तो अब आपको रैंडमनेस की ज़रूरत नहीं होगी। आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई जेंडर सही, ये टिक मार्क कर ले, एज 15 से 25 के दरमियान आ रहे, टिक मार्क कर ले, और ओरल हाइजीन। तो आप किसी भी बंदे को उठा सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से आप कहते कि आप इस पे पूरा उतरते, आप पूरा उतरते, आप पूरा उतरते। तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग हो गई, जजमेंटल सैम्पलिंग हो गई। आपने अपने जजमेंट के थ्रू किसी को भी सैंपल का हिस्सा बना लिया। या आपको एक और आसान एग्जांपल देता हूँ। आपने आपकी जो सेक्स प्रेडिलेक्शन है या जेंडर सिलेक्शन है वो मेल हो गया फिर से। सही है। दूसरा आपने एज ग्रुप जो लिया वो 15 टू 45, आपने ये पहले से डिफाइन किया कि मेरे सैंपल का हिस्सा जो होंगे वो मेल्स होंगे, उनके जो एज ग्रुप होगा वो 15 टू 45 होगा। सही है। ये आपने क्राइटेरिया बना ली। और आपने ये बनाया कि जो लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं, टोबैको, सही है, टोबैको कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल वो स्नफ डिपिंग करते हैं, वो निकोटीन पाउचेस रखते हैं, या वो स्मोकिंग करते हैं। तो ये आपने अपने लिए पहले से क्राइटेरिया लिख ली। अब जब आप सैंपल बनाएंगे या पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करेंगे तो अगर ये तीन चीज़ें पार्टिसिपेंट में होगी, आप सब में रैंडमनेस नहीं कर सकते। जिन जिन पार्टिसिपेंट में ये तीन चीज़ें होगी आप अपने एक्सपर्टीज से उसको सेलेक्ट करेंगे कि ये मेरे रिसर्च का हिस्सा बन सकते। तो इसी तरह के सैम्पलिंग को कहा जाता है जजमेंटल सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। दूसरा जो सैम्पलिंग टेक्निक है, सही है, ये वाला, इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सिलेक्शन बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी व्हाट पार्टिसिपेंट चूज बिकॉज दे आर रेडियली अवेलेबल टू द रिसर्चर। कन्वीनियंस का क्या मतलब है? कन्वीनियंस का ये मतलब है कि जब आपको एक जो पार्टिसिपेंट होगा वो इजीली अवेलेबल हो, रेडियली अवेलेबल हो। इसकी एग्जांपल किस तरह होगी? इसकी एग्जांपल इस तरह होगी
कि आपने क्या करना है। आपने फॉर एग्जांपल, मैं मोस्टली एग्जांपल्स जो हूँ वो अगर डेंटिस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ तो वो जनरल होते, मतलब कि इतने मुश्किल नहीं होते, स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि जनरली आपके लिए भी वो अंडरस्टैंडेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किड्स के ओपीडी में बैठे हैं और आपने स्टडी किस पे करनी है, आपका सैम्पल साइज़ है 350 फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपके पास 1 ईयर का टाइम है, और आपने शुगर शुगर को छोड़े, चलो फिर वो काजुअल रिलेशनशिप आ जाएगा। आपने केरीज को देखना है, केरीज को इवालुएट करना है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में केरीज की जो फ्रेक्वेंसी है या प्रेवेलेंस है या इंसिडेंस है वो कितना है। अब आप स्कूल नहीं जा सकते और आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रेनी हैं, आप ट्रेनी हैं कहाँ पर, किड्स में ट्रेनी हैं, और आप रिसर्च भी कर रहे हैं। तो आप उधर बैठे हैं, जैसे ही स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आते हैं आप उनके पेरेंट्स से या उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब ये कि आप अपनी आसानी ढूंढ रहे हैं, आप अपनी आसानी देख रहे हैं कि जो आसानी से जो सैम्पल मुझे अवेलेबल होगा उससे मैं डेटा लूँगा। तो इसी तरह के सैम्पलिंग को कहा जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। या किसी भी हॉस्पिटल में आप ट्रेनी हैं और आप रिसर्च भी कर रहे हैं, और वहाँ पर आप क्या कहते हैं, जो बंदे रिपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल को स्पेसिफिकली आप उनसे डेटा लेते हैं क्योंकि वो आसानी के साथ आपको अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह सैम्पलिंग टेक्निक को हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सही है, जो इजीली अवेलेबल हो। स्नोबॉल सैम्पलिंग, selection based on referrals from initial participant creating chain of respondent particularly useful to hard to reach population। अच्छा, ये बड़ा एक यूनिक टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक है ये स्नोबॉल। अच्छा, स्नोबॉल में क्या होता है, आपने देखा होगा, वैसे एक जनरल एग्जांपल देता हूँ कि जो आपके गांव के जो लोग होते हैं, या आपके सर्कल के जो लोग होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा उनमें से क्या कंज्यूम करता है, ड्रग्स कंज्यूम करता है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है वो सिंपली क्या कंज्यूम करता है, हशीश कंज्यूम करता है, या वो जिसको सिंपली चर्स कहा जाता है वो कंज्यूम करता है, और आप उनके बिहेवियर्स पे या उनके एटीट्यूड्स पे या उनके प्रैक्टिसेस पे या उनके हाइजीन पे या उनके मेंटल लेवल पे, इनके बिहेवियर्स पे या जो भी हो उन पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो आपको, अगर आप एक बंदे को डिफ़ाइन करते जो मतलब ये ड्रग्स कंज्यूम करता है, तो आप अगर उससे पूछेंगे कि आपके साथ दूसरा बंदा कौन है जो ड्रग्स कंज्यूम करता है या आपके गांव में कौन है, तो वो आपको दूसरे का बताते, क्योंकि उनको आपस में पता होता है, क्योंकि वो एक टीम सा होता है, एक ग्रुप सा होता है, एक लिंक होते हैं वो एक दूसरे के साथ। तो अगर आप दूसरे के पास जाते हैं तो दूसरे से आप तीसरे का पूछते हैं कि आप किसी और को जानते हैं जो वो ये करता है, तो ऑब्वियसली वो किसी और को जानता होगा कि वो ये ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, तो आप किसी चौथे पांचवें। तो इसी तरह एक स्नोबॉल बनता है। स्नोबॉल का मतलब ये है कि आप एक के पास जाते तो वो दूसरे का बता देता है, दूसरे के पास तीसरा, तो इसी तरह। या फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग आइस कंज्यूम करते हैं सिंपली, तो उनको कम्युनिटी में एक दूसरे का पता है, सही है। तो इसी तरह मींस के स्नोबॉल का मतलब ये होता है कि हम एक बंदे की एक्सेस से दूसरे बंदे को ट्रैक करें, दूसरे से तीसरे बंदे को ट्रैक करें, और इसी तरह पूरे एक चेन को हम क्या कर ले, रिसर्च का हिस्सा बना ले, पूरा एक चेन बना ले। लेकिन ये किस तरह होगा, ये एक की मदद से दूसरा, दूसरे की मदद से तीसरा, तीसरे की मदद से चौथा, और इसी तरह एक चेन बनता जाएगा। तो इसी तरह के सैम्पलिंग को हम कहते हैं क्या, स्नोबॉल सैम्पलिंग। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि कभी भी खुद आपको कोई नहीं बताएगा कि मैं एक ड्रग कंज्यूम करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा आपको इसके बारे में बता सकते हैं जब आप उनको अपने इंटेंशंस क्या कर लेंगे, इंटेंशंस क्लियर कर लेंगे कि मैंने रिसर्च करनी है, सही है। तो इसी तरह हार्ड होता है आपके लिए फाइंड करना एक एक बंदे को अपने एक्सेस पे। तो आप दूसरे से पूछते, तीसरे से पूछते, और इसी पूछने से आप ट्रैक करते हैं बहुत से बंदों को। और इसी तरह के मेथोडोलॉजी, इसी तरह के सैम्पलिंग टेक्निक को कहा जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। जिस तरह स्नो होती है ना, स्नो, और उससे आप बाल बनाते, तो अगर आप उससे कितना भी स्नो आप उसके साथ ऐड करना चाहते तो वो बड़ा होता जाता है। समझ में आई बात, टाइम के साथ साथ अगर आप उनके जिस तरह अपने मेंटालिटी में लेके आए, समझ में आई बात। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल स्नोबॉल का क्या मतलब होता है कि एक आपने पहाड़ के ऊपर एक बाल बनाया स्नो का, और आप उससे उसी ज़मीन पे नीचे
उसी पहाड़ से नीचे क्या कर ले, स्लोप के थ्रू छोड़ देते हैं। तो जितना स्नो उसके रास्ते में आएगा वो उसके साथ कलेक्ट होता जाएगा और वो बाल बड़ा होता जाएगा, स्नो बाल। सही। तो इसी तरह ये जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, तो ये आप ट्रैक करते हैं, एक बंदे को दूसरे बंदे से पूछ के, तीसरे बंदे से पूछ के, और आप एक चेन बना लेते हैं सैंपल का। तो इसी तरह के टेक्निक को कहा जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो होती है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दिस इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन सेगमेंट्स। तो कोटा सैम्पलिंग जो होती है वो हम करेक्टरिस्टिक वाइज इनको क्या करते हैं, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक वाइज एक कोटा, अगर कोटा का मतलब ये होता है, इस मैंने पहले भी बताया, समझ में बात, कि कुछ करेक्टरिस्टिक आप डिफ़ाइन करते हैं और वो करेक्टरिस्टिक अगर किसी बंदे में होंगी तो आप उसको क्या करते हैं, वो उसको हिस्सा बना लेते हैं सैम्पलिंग का। इसको कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। समझ में आई बात, कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक और कोटा दैट इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल सर्टेन पॉपुलेशन सेगमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप एक पॉपुलेशन के बिहेवियर पे स्टडी करना चाहते हैं। समझ में आई बात। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास 4 ट्राइब्स हैं और 4 ट्राइब्स के 4 या 5 ट्राइब्स है या इतने ग्रुप हैं, और आप उसके ऊपर क्या करते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। तो आप एक कोटा बना लेंगे करेक्टरिस्टिक का, कि अगर ये करेक्टरिस्टिक इन सब पॉपुलेशन में मौजूद होंगी तो मैं क्या करूँगा, उसको सैंपल का हिस्सा बना लूँगा। तो वो कोटा क्या होता है, कोटा उनके लिए स्पेसिफिक होता है, हर पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक होता है, सर्टन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे। उनको देख के आप क्या करते हैं, उनको रिसर्च का हिस्सा बना लेते हैं। ईच टाइप serves different research purposes and comes with its own set of advantages and limitation। सारे के अपने advantages और limitation हैं। The choice depend on the research objective, available resource and the nature of population being studies। तो आप ये 3 ऐसे क्राइटेरियाज हैं, ये 3 ऐसे करेक्टरिस्टिक है जिसके बिहाफ पे आप अपने लिए सैम्पलिंग टेक्निक चूज़ कर सकते हैं। सही है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड नेचर ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, यहाँ पर अब सिंपली एक एक सैम्पलिंग टेक्निक को डिटेल के साथ क्या किया है, एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग। जजमेंटल आल्सो कॉल्ड पर्पसिव और डिलिबरेट सैम्पलिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग पार्ट्स बेस्ड entirely on the research expertise and judgment. The researcher identify and include elements that believe are most relevant and representative for the specific research objective। सही है। तो रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर ने पहले से वो करेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई की होती है जो उसके रिसर्च में हेल्प आउट कर सकती है। जिस तरह मैं आपको बता दूं कि अगर एक बंदे ने पहले से ये आइडेंटिफाई किया है कि मैंने जो रिसर्च करनी है वो डाउन सिंड्रोम के लोगों पे करनी है फॉर एग्जांपल, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट करेगा, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि मैंने डाउन सिंड्रोम के लोगों को स्टडी करना है। तो वो स्पेसिफिकली अपने एक्सपर्टीज से उन लोगों को टारगेट करेगा जिनमें डाउन सिंड्रोम है। सही है। तो वो जो उसके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होगा ना पार्टिसिपेंट, वो उसी को सेलेक्ट करेंगे, और वो किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। This method requires significant subject matter expertise to ensure the selection appropriately reflect the population characteristic essentials to study। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। समझ में ये बात, सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज टू इंश्योर द सिलेक्शन अप्रोप्रिएटली, कि जो सिलेक्शन मैंने की है वो अप्रोप्रिएटली सही तरीके से पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता। सही है। तो एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपर्टीज़ के थ्रू आप पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करेंगे और ये अप्रोप्रिएटली करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करना इसका ज़रूरी है कि वो आपके जो एक्चुअल पॉपुलेशन होगी उनके सब करेक्टरिस्टिक को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर ले। एग्जांपल्स देखते हैं। In study examining the health impact of drug abuse, not every member of society would be an appropriate response. The researcher directly select drug user person because they have directly experienced the health effect. They can provide first-hand authentic data. Their experience directly relate to the research question। सही है। तो अगर आपने ड्रग अब्यूज़ पे रिसर्च करना है तो स्पेसिफिकली उन लोगों को आप सेलेक्ट करेंगे जो क्या करते हैं भाई, जो ड्रग्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सिंपली यही है पर्पसिव सैम्पलिंग में। कन्वीनियंट सैम्पलिंग।
Convenience sampling select the parts based solely on their accessibility and proximity to the researcher. Also known as unsystematic or opportunistic sampling, it involves choosing readily available individual without systemic selection process. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. समझ में आई बात कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसी हॉस्पिटल में रिसर्च परफॉर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको वो पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो रेडियली या इजीली अवेलेबल होते हैं. कॉमन एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनियर टू स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी. तो अगर आप स्टूडेंट में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में रिसर्च करना चाहते हैं, सिंपली अगर आप 8 सेमेस्टर में हैं और रिसर्च करना चाहते हैं KMU IHS कोहार्ट में, सिंपली तो आप वहाँ पर क्वेश्चनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको रेडियली या इजीली अवेलेबल होंगे. बाकी भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए, आप देख ले. सही है. लिमिटेशन. While convenient and cost effective, this method often introduce significant sampling bias. सही है. ये इसमें सबसे ज़्यादा biasness होगा इसमें. सही है. क्यों? क्योंकि आप करेक्टरिस्टिक को भी की नहीं बना रहे, आप किसी ख़ास क्राइटेरिया को भी की नहीं बना रहे. आप की किसको बना रहे हैं कि भाई जो इजीली अवेलेबल होगा. तो फिर उसमें आउटलायर्स भी आ सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो रियल नहीं हो सकते, उसमें क्या होते हैं सही एवाल्वेशन नहीं हो सकती. तो क्या होगा, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में बायसनेस के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और बायसनेस आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स को कंप्रोमाइज़ बनाती हैं. Quota sampling involves selecting participants according to specific predetermined characteristic or quota established by the researcher. This ensures representation of key population segment and proportion that match known population parameters. सही है. यहाँ पर आप देखें, कोटा सैम्पलिंग का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से ये डिफाइन किया है कि मेरे रिसर्च में क्या होगा, मेरे रिसर्च में यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दी हैं. अगर आपने बॉयज़ जो कॉलेज बॉयज़ है या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, या आपने सिंपली ये रखा है कि मैं ऐसे बंदों को शामिल करूँगा जो कि लिटरेट एजुकेटेड हो. समझ में आई बात. और क्या होगा, एजुकेटेड हो और उनकी एज ग्रुप जो हो वो 15 से लेकर 25 के दरमियान हो. समझ में आई बात. तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई मैंने एक ख़ास परसेंटेज रखनी है सबकी. ये नहीं है कि मैंने किसी को ज़्यादा शामिल करना है, किसी को कम शामिल करना है. तो आपके पास यहाँ पर प्राइमरी बॉयज़ आ जाएंगे, मिडिल बॉयज़ आ जाएंगे, मैट्रिक बॉयज़ आ जाएंगे. समझ में आई बात. अगर आप उसी एजुकेशन ग्रुप में वो करते हैं 15 से लेकर 25 में ये सब आ जाते हैं. सही है. 10 से लेकर 25 में ये सब आ जाएंगे, स्पेसिफिकली 10 से लेकर 25 में. सही है. तो आप उनके लिए स्पेसिफिक परसेंटेज रख लेंगे कि प्राइमरी बॉयज़ को सिंपली मैंने 20% कोटा उनको देना है, 20% उनकी पार्टिसिपेशन होगी, 15% जो होगी वो मिडिल बॉयज़ की पार्टिसिपेशन होगी, 10% जो होगी फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक बॉयज़ की पार्टिसिपेशन होगी. अगर कॉलेज बॉयज़ की है तो उसकी 25% होगी. इसी तरह आप गर्ल्स को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपने पहले से उनको कोटा दिया है कि मैंने कितना परसेंटेज इनका रखना है. समझ में आए. तो कोटा का मतलब ये है कि आप पहले से प्री डिटरमाइन करते हैं कि किस बंदे को मैंने कितने परसेंटेज में सैंपल का हिस्सा बनाना है और किस कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू सैंपल का हिस्सा बनाना है, किस जेंडर को मैंने सैंपल का हिस्सा बनाना है. तो आप पहले से उनका कोटा क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर. जिस तरह कोटा की सीट्स होती है ना, तो वो प्री डिटरमाइन होती हैं कि किस एरिया के कितने कोटा सीट्स होते हैं, परसेंटेज प्री डिटरमाइन होता है. तो यहाँ पर भी जो सैम्पल परसेंटेज है उसमें अगर डिफरेंट तरह के लोग आ जाते हैं, डिफरेंट एजुकेशनल लेवल के लोग आ जाते हैं, डिफरेंट जेंडर लेवल के लोग आ जाते हैं, डिफरेंट जो है वो हाइट के लोग आ जाते हैं, डिफरेंट जो है वो वेट के लोग आ जाते हैं, तो आप प्री डिटरमाइन उनके परसेंटेज को पहले से डिटरमाइन करते हैं कि किसके हिस्से में कितना पार्टिसिपेशन आएगा. ये मैंने पहले अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया स्नोबॉल सैम्पलिंग. सही है. आप इनिशियल पार्टिसिपेंट को आइडेंटिफाई करते हैं. सही है. और उसी इनिशियल पार्टिसिपेंट से पूछते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट का, जिनका एक सोशल नेटवर्क होता है. समझ में बात. और इसी तरह से जिस तरह आप रेफरल सिस्टम, वो आपको दूसरे को रेफ़र करता है, दूसरा तीसरे को रेफ़र करता है, इस तरह रेफरल सिस्टम से आपके साथ एक चेन बनता है. और इसी वजह से इसको कभी कभी हम चेन रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं. सही है. और ये स्नोबॉल सैम्पलिंग हम कब करते हैं, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग हम तब करते हैं. अच्छा जी. तो स्नोबॉल सिंपली हम कहाँ यूज़ करते हैं, मैंने भी पहले ही कहा कि ऐसी किसी एक्टिविटी में अगर कोई इन्वॉल्व
जो कि स्टिग्मा समझा जाता हो सोसाइटी में, थोड़ा सा उसको बुरी नज़र से देखा जाता हो। तो ऐसे लोग एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जो कि मुआशरे में आप ओपनली नहीं कर सकते ना, तो फिर इस तरह, और या ऐसी कोई पॉपुलेशन जो अनडॉक्यूमेंटेड हो, जिस तरह अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानी सिटीज़न्स में कोई स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर आपको वो अब अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हो, तो अगर वो लीगली बैन हो ना, तो आप अगर एक को डिफ़ाइन करते तो आप वो दूसरे का पता आपको देता, दूसरा तीसरे के पता। इसी तरह आपने स्नोबॉल सैम्पलिंग इसी कंडीशंस में यूज़ करना है। कंपेयरिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, सही है। जजमेंट, अब ये देखें, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की एक कंपैरिजन टेबल है, सही है। जजमेंटल क्या होता है? टारगेट मोस्ट रेलेवेंट पार्टिसिपेंट, एक्सपर्ट गाइडेड सिलेक्शन। स्ट्रेंथ क्या है? लिमिटेशन, हाई रिसर्च बियास, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, मीन्स के जनरलाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपके पास। बेस्ट यूज फॉर स्पेशलाइज पॉपुलेशन और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सही है। कन्वीनियंस क्या होता है? क्विक, लो कॉस्ट, इजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेंथ यही है। लिमिटेशन क्या है? हाई सैम्पलिंग बयास, पुअर रिप्रेजेंटेटिवनेस। सिंपली मैंने कहा कि आपको वो बंदा आप सेलेक्ट करेंगे कन्वीनियंस में जो इजीली अवेलेबल हो, और आप इसको नहीं देखते कि ये पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर यही बात है कि पुअर रिप्रेजेंटेटिवनेस। पायलट स्टडीज़, पायलट स्टडी मैंने शायद रिसर्च में आपको बताया होगा। पायलट स्टडी ऐसी स्टडीज़ होती है जो रिसर्च से पहले की जाती है, रिसर्च की वैलिडिटी को चेक करने के लिए, रिसर्च की मेथडोलॉजी को चेक करने के लिए, रिसर्च के फाइंडिंग्स को चेक करने के लिए, प्रॉब्लम एवाल्वेशन के लिए कि भाई प्रॉब्लम उसको इवाल्वेशन करते हैं अगर ये रिसर्च के काबिल है ये प्रॉब्लम या नहीं। तो इससे पहले उनमें पायलट स्टडीज़ की जाती है, जिसको मॉक स्टडी आप कह सकते हैं। मॉक स्टडीज़ जो एक सिंपली एक रिहर्सल होता है सिंपली रिसर्च का, रिसर्च से पहले। एंड लिमिटेड बजट रिसर्च। कोटा इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ की ग्रुप स्ट्रक्चर विदाउट रेंडमाइजेशन, सही है। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं लेकिन यहाँ पर रेंडमाइजेशन नहीं होता। आपने सिंपली क्या करना होता है? आपने सिंपली एक कोटा बनाना होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए एक परसेंटेज बनानी होती है। सिलेक्शन बयास इसमें हो सकता है, और ये भी नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मार्केट रिसर्च, ओपिनियन पोल्स एंड स्नोबॉल एक्सेस हिडन पॉपुलेशन, बिल्ड ट्रस्ट थ्रू रेफरल्स। तो आप एक बंदे से पूछेंगे ना और आप उसको एतमाद में लेंगे तो वो आपको दूसरे बंदे का बताएगा, तो इसको कहते हैं बिल्ड ट्रस्ट थ्रू रेफरल्स। नेटवर्क बयास इसमें हो सकते हैं, ओवर प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टन ग्रुप, सही है। तो आप यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सिर्फ पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ओवर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, मतलब कि इसमें नॉर्मल लोग नहीं आ सकते, स्पेसिफिकली वही लोग आएंगे जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको उधर वो उसका नहीं पता चलता, बैलेंस का नहीं पता चलता, आपको कंपैरिजन का सिंपली नहीं पता चलता, कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड केस स्टडीज़, ये आपके एग्जांपल्स दी है, ये एग्जांपल्स आप देख लें, सही है। और आसानी के लिए, आसानी से आपको ये एग्जांपल्स समझ आएगी कि किस तरह हम सैम्पलिंग टेक्निक्स को या सैम्पल्स को अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़ में। ड्रग अब्यूज़ एंड हेल्थ इम्पैक्ट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बिहेवियर सर्वेज एंड माइग्रेंट्स एक्सपीरियंस स्टडी। आसान एग्जांपल्स है, आप इनको देख ले, पढ़ लें। की टेक अवेज कंसंट्रेशन, आपने आज से कौन से ऐसे अंडरस्टैंडिंग थी जो की टेक अवेज होती हैं, सही है, जो आपने सीखने हैं या कंसिडर करनी है। मेथोलॉजिकल कंसंट्रेशन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैक्रिफाइस स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेबिलिटी, परफेक्टिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड टारगेट सिलेक्शन, सही है। while finding cannot be extended to the broader population with known confidence level, these methods remain available for specific research context. Non-probability sampling, sacrifice statistical generalizability, perfectibility. non probability का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आप जनरलाइजेबिलिटी लॉस करते हैं, जो डेटा की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो लॉस हो जाती है, समझ में आई बात। जो प्रैक्टिकलिटी होती है, जो टारगेट सिलेक्शन होती है, वो कंप्रोमाइज्ड बन जाती है, समझ में आई बात। लेकिन फिर भी ये मेथड जो है वो किसी ख़ास मेथडोलॉजी के लिए या किसी ख़ास रिसर्च कॉन्टेक्स्ट के लिए स्पेसिफिकली यूज़ की जा सकती है।
Selection process. The quality of non-probability sampling depend heavily on clear selection criteria and transparent documentation of the sampling process. Researchers should explicitly acknowledge sampling limitation and avoid overgeneralizing finding. सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक ख़ास तरीक़ेकार से होता है, एक ख़ास क्राइटेरिया से होता है. अगर आप क्राइटेरिया को नहीं बनाएंगे तो फिर अगर क्राइटेरिया आपकी क्लियर नहीं है तो आपकी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो क्लियर नहीं है. सिंपल यही है. तो आपने उसको क्लियर क्राइटेरिया के थ्रू आपने सैंपल बनाना है. ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्शन बयास है, तो अगर आप क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, तो फिर आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है सैंपल का ये भी ठीक नहीं होगा. मेथड सिलेक्शन फ्रेमवर्क. जजमेंटल कहाँ पर यूज़ होता है? व्हेन एक्सपर्ट नॉलेज कैन आइडेंटिफाई मोस्ट रेलिवेंट पार्टिसिपेंट. जब आपका नॉलेज इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होना कि आप सबसे रेलिवेंट पार्टिसिपेंट को डिफाइन कर सकते हैं सैंपल के लिए, तो आप जजमेंटल यूज़ कर ले. कन्वीनियंस कब यूज़ होगा? व्हेन टाइम एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट आर सिग्निफिकेंट. कोटा कब यूज़ होगा? व्हेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन सेगमेंट इज़ क्रूशियल. जब आपने किसी ख़ास ग्रुप की पॉपुलेशन को क्रूशियल क्या करे डिक्लेयर किया है कि भाई 20% बॉयज़ होने ही चाहिए इस स्टडी में, 20% फीमेल्स होनी ही चाहिए इस स्टडी में फॉर एग्जांपल. तो कोटा का मतलब ये कि किसी ख़ास ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन जो हो वो क्रूशियल हो, तो फिर आप सबको कोटा सिलेक्शन के थ्रू सैंपल का हिस्सा बनाएंगे. एंड स्नोबॉल का यूज़ होगा व्हेन स्टडिंग हिडन और डिफ़िकल्ट टू एक्सेस पॉपुलेशन. ऐसी पॉपुलेशन जो रिकॉर्ड में नहीं हो, ऐसी पॉपुलेशन जिसका किसी को पता नहीं हो, ऐसी पॉपुलेशन जो हिडन हो, जो सिर्फ उस बंदे को पता होगा जो इस पॉपुलेशन का हिस्सा होगा, तो आप वहाँ पर स्नोबॉल की टेक्निक को यूज़ करेंगे. चलिए, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे हमने डिटेल से 2 लेक्चर्स ले लिए. अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. वस्सलाम.